हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। हमने जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चला रखी है उसी का लेक्चर 13 होने वाला है। इससे पहले 12 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सीखने वाले हैं। ये डेरिवेशन बार बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर सोल्व करके देखिए, आप बार बार एग्जाम्स में पूछी गई है। इस डेरिवेशन को बिल्कुल आसान और इजी वे में हम समझने वाले हैं। इसीलिए आप धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस का अपडेट पीडीएफ मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, व्हाइट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु में संतुलन विक्षेप के लिए प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार से बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। तो आपको दोनों नियम याद करना है, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे संधि का नियम भी कहते हैं, और दूसरा नियम होता है जिसे लूप का नियम, बंद पास का नियम। दोनों नियम याद कर लेना। आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम। होता क्या है ये होता है किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। कई बार तो एक नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेता है कि किरचॉफ का नियम किस पर आधारित है। किरचॉफ का नियम जो प्रथम नियम है वो तो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इसलिए इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। छोटे मोटे जैसे क्वेश्चन आते हैं सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अब किरचॉफ का प्रथम नियम कि संधि पर किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब है सिग्मा आई इक्वल टू 0। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको और किस प्रकार लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि संधि पर आगत धाराओं का योग निर्गत धाराओं के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। अब देखिए ये किस प्रकार होता है, तो जैसे I1 धारा आ रही है यहां से, ठीक है, I2 धारा आ रही है यहां से, और यहां से I3। ये बिंदु कौन सा है, ये होता है संधि बिंदु। तो इस बिंदु से I3 धारा है वो यहां पर आई, I2 भी आई और I1 भी आई, और जो निर्गत धारा है वो है I4 I5। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार
जो भी आगत धाराएं हैं जैसे I1, I2, I3, इनका योग किसके बराबर होता है? इनका योग है वो निर्गत धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी कि I4 प्लस I5 के बराबर होता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, यानी कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर संधि पर आगत धाराओं का योग निर्गत धाराओं के योग के बराबर होता है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है किरचॉफ के प्रथम नियम में। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। तो यह भी पॉइंट ध्यान में रखना कि किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसी के साथ आपको, ये तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम भी ध्यान में रखना है। द्वितीय नियम क्या होता है? तो किसी बंद लूप के सभी विद्युतीय घटकों के सिरों पर विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वहां पर विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, तो ऐसे ही आपको साथ में ध्यान रखना है किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, जो वोल्टता का नियम है, वो किस पर आधारित होता है? तो वो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। दोनों ध्यान में रख लोगे ना प्यारे बच्चों? प्रथम नियम संधि का नियम है, वो तो आवेश संरक्षण पर, और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा था किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, हमने किरचॉफ का प्रथम नियम लिख दिया है। अब आगे हमें क्या पूछा है? आगे पूछा है व्हाइटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो अब हमें व्हाइटस्टोन सेतु का चित्र बनाना है सबसे पहले तो, और फिर ये जो किरचॉफ का नियम है इसी से शून्य विक्षेप के लिए जो प्रतिबंध है वो प्राप्त करना है। तो सबसे पहले व्हाइटस्टोन सेतु का डायग्राम बनाते हैं। व्हाइटस्टोन सेतु का डायग्राम किस प्रकार होता है? तो इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर, जैसे इस प्रकार। ये एक भुजा पर एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, इसी प्रकार ये तीसरा प्रतिरोध, और ये हो गया चौथा प्रतिरोध। 4 प्रतिरोध है, इनके नाम है P, Q, R और S। 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर लगे होते हैं। इसके साथ ही इनके जो विपरीत कोने हैं, ये जो विपरीत कोने हैं ना प्यारे बच्चों, एक तो ये, इनके नाम दे देते हैं और भी आसान रहेगा, A, B, C और D। तो जो BD है इसके मध्य लगा होता है गैल्वेनोमीटर। BD के मध्य क्या लगा होता है? तो इसके मध्य लगा होता है गैल्वेनोमीटर G। इसी प्रकार A और C जो इसके सिरे हैं वो जुड़े रहते हैं एक बैटरी से, ये जुड़े रहते हैं बैटरी से। इस प्रकार ये है हमारा व्हाइटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र। अब देखिए, सबसे पहले I धारा इसमें आती है। कौन सी धारा आती है? I धारा आती है। अब I धारा यहां से क्या होगी? यहां से I1 चली जाएगी इस दिशा में,
I1 चली जाएगी इस दिशा में और I2 चली जाएगी इस दिशा में। I धारा है, उसमें से I1 धारा इस दिशा में चली गई और I2 धारा है वो इस दिशा में चली गई। अब आगे जैसे यहां पर बिंदु आया है, संधि बिंदु, तो यहां से I1 धारा आई थी, ठीक है। कितनी धारा आई थी? यहां पर I1 धारा आई थी, जिसमें से G गैल्वेनोमीटर जुड़ा गया है, ये प्रतिरोध की तरह ही कार्य करेगा। तो IG धारा इधर चली जाएगी, IG धारा है वो इस वाले प्रतिरोध में चली जाएगी। तो रहा क्या? I1 आई, उसमें से IG चली गई है, तो शेष धारा इस प्रतिरोध में कितनी आएगी? I1 माइनस IG। इसी प्रकार इधर से I2 धारा आई है, इधर से I2 धारा आई है और इधर से IG धारा आई है। तो बताओ इस वाले बिंदु पर कितनी धारा होगी? इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी? तो हमने संधि का नियम पढ़ा ना, I2 धारा तो इधर से आई, IG धारा आई इधर से, टोटल धारा क्या हो जाएगी? I2 प्लस IG। ये चली जाएगी किसमें? इस वाले प्रतिरोध में। यहां से धारा कौन सी आ रही है? IG। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें दो लूप मान लेंगे। लूप में धारा की दिशा मानेंगे अपने अनुसार, लूप में धारा की दिशा मानेंगे अपने अनुसार। जैसे मैं इस वाले लूप में धारा की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार मानता हूं, इस वाले लूप में धारा की दिशा इस प्रकार मानते हैं। और एक यहां पर लूप है ना, इसमें धारा की दिशा जो हम मानते हैं वो कुछ इस प्रकार है। यहां तक व्हाइटस्टोन सेतु का क्या डायग्राम सभी को क्लियर हुआ? होता क्या है व्हाइटस्टोन सेतु में? चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोध लगे होते हैं, P, Q, R और S, जिसमें से हमें तीन प्रतिरोध तो ज्ञात होते हैं और एक प्रतिरोध S है वो अज्ञात होता है। इसके विपरीत कोनों के मध्य एक तो गैल्वेनोमीटर G जुड़ा होता है और जो दूसरे विपरीत कोने हैं उनके मध्य बैटरी जुड़ी होती है। अब सबसे पहले यहां पर हम थ्योरी लिखते हैं। अब किरचॉफ का प्रथम नियम आप सबने समझ लिया है, तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको मिटाकर और फिर व्हाइटस्टोन सेतु है इसका जो परिपथ चित्र है, इसकी थ्योरी है वो कंप्लीट करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और व्हाइटस्टोन सेतु के कंसेप्ट को समझिए। इसको एक बार के लिए मिटा देते हैं। ध्यान रखना किरचॉफ का प्रथम नियम ये किस पर आधारित है, दोनों के दोनों पॉइंट, और इसके साथ ही किरचॉफ का द्वितीय नियम भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हम व्हाइटस्टोन सेतु का जो पार्ट है ना इसको कंप्लीट करते हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, इससे आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो जो पहले डायग्राम बनाया ना हमने परिपथ चित्र, उसकी थ्योरी लिखते हैं। चित्रानुसार चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R, S लगे हैं तथा सिरों B व D के मध्य गैल्वेनोमीटर G लगा है और
AC है, AC सिरों से बैटरी जुड़ी है, बैटरी जुड़ी है। अब इनमें से भी क्या है, P, Q और R प्रतिरोध हमें ज्ञात है तथा P, Q, R प्रतिरोध ज्ञात है और S प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमें ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान देना, आगे जब गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप जब शून्य होता है तब Ig का मान है वो हम शून्य कर देंगे। अब इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स आनी चाहिए, वो टर्म है वो आप नोट कर लेना। मैं ना यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर पहला पॉइंट है, यदि आपने जो धारा की दिशा मानी है वो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो तब तो वोल्टेज लेना है पॉजिटिव, और यदि आपने जो धारा की दिशा मानी है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है तब आपको वोल्टेज लेना है नेगेटिव। ऐसे ही आपने जो धारा की दिशा मानी है वो प्रतिरोध में जो धारा की दिशा है उसी की दिशा में है तब आपको वोल्टेज लेना है नेगेटिव। और एक लास्ट पॉइंट और ध्यान में रखना है, आपने जो धारा की दिशा मानी है वो और जो परिपथ में धारा है, परिपथ में धारा की दिशा यदि विपरीत है तब आपको वोल्टेज लेना है पॉजिटिव। अब ये पॉइंट अभी के लिए आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये पॉइंट यदि याद कर लोगे ना तो ये डेरिवेशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी हमें रटना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, हमें इसको रटना पड़ता है। ये पॉइंट याद होंगे ना आपको, 4 पॉइंट, तो आपको ये डेरिवेशन आसानी से समझ में आ जाएगी। ये पॉइंट किस प्रकार ध्यान में रखना है, तो आपने जो धारा की दिशा मानी है ना, जैसे आपने इस प्रकार धारा की दिशा मानी है और परिपथ में जो धारा की दिशा है उसको देखते हैं। पहले यदि आपने धारा की दिशा मानी है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल की ओर है तब तो विभवांतर ले लेना प्लस का। आप यदि बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जा रहे हो तब विभवांतर ले लेना नेगेटिव। और यदि आपने जो धारा की दिशा मानी है वो और परिपथ में धारा की दिशा एक ही है, जो प्रतिरोध है उसमें धारा की दिशा एक ही है तब तो ले लेना वोल्टेज ऋणात्मक। और आपने जो धारा की दिशा मानी है वो और प्रतिरोध में धारा की दिशा विपरीत है तब ले लेना वोल्टेज को पॉजिटिव। ये पॉइंट ध्यान में रखना। अभी हम जो यूज करेंगे ना वो इन 2 पॉइंट का ज्यादा यूज करेंगे कि प्रतिरोध में जो धारा की दिशा है और अपने जो धारा की दिशा मानी है एक ही दिशा में है तो नेगेटिव ले लेंगे, और आपने जो धारा की दिशा मानी है और प्रतिरोध में जो धारा की दिशा है वो विपरीत है तब हमें पॉजिटिव वोल्टेज ले लेंगे। अब ध्यान देते जाना किस प्रकार सोल्व करते हैं इस डेरिवेशन को। पहले तो हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। प्रथम नियम तो बिल्कुल आसान है। प्रथम नियम क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, KVKCL बोलते हैं। प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, KCL, यानी कि धारा का नियम या संधि का नियम। इस नियम के अनुसार तो क्या है, संधि पर आगत धाराओं का योग निर्गत धाराओं के योग के बराबर होता है KCL नियम से। आप I इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2।
कहने का मतलब है जो I धारा आई है वही I1 प्लस I2 में अलग अलग विभाजित हुई है। आगे देखो, फिर से आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो यहां पर जो धारा है ना, निर्गत धारा, वो देख लो क्या प्राप्त हो रही है। माइनस IG से प्लस IG कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2, इधर से I1 प्लस I2 धारा ही निर्गत होगी, जो किसके बराबर है, I के बराबर है। यही देखियो, I1 प्लस I2 इसमें प्रवेश की थी और I1 प्लस I2 ही वापस निर्गत होगी, तो I धारा निर्गत होगी। अब ध्यान दो, KCL नियम से क्या होता है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हमें लगाना है KVL नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम। KVL नियम से ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो कुल वोल्टताओं का योग होता है वो शून्य होता है। कुल वोल्टताओं का योग शून्य होता है, तो हमने सबसे पहले एक ये लूप माना है और एक ये लूप माना है। पहले इस वाले लूप है, इससे समीकरण निकालते हैं। लूप ले लेते हैं, इसमें लूप ए बी डी में, ए बी डी में सबसे पहले इस वाले लूप में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। यहां पर आप वोल्टेज निकालोगे तो क्या आएगा, वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओम का नियम बताओ, V बराबर क्या होता है, IR। याद है क्या, V बराबर क्या होता है, IR। यही तो होता है वोल्टेज विभवांतर निकालने के लिए। तो V का मान निकालना है हमें, तो वोल्टताओं का योग शून्य करना है। तो पहले इस वाले पॉइंट के लिए देखते हैं। इस वाले पॉइंट में I क्या है, I1, और R प्रतिरोध, प्रतिरोध का नाम क्या है, P। तो यहां पर वोल्टेज क्या आएगा, वोल्टेज आएगा I1P। अब बताओ इसमें साइन कैसे आएगा, साइन में आपसे पूछूंगा चिन्ह कैसा आएगा। आपने जो लूप में धारा मानी है वो, और जो प्रतिरोध में धारा है बह रही है, क्या इन दोनों की दिशा सेम है, सेम है ना। देखो, प्रतिरोध में जो धारा बह रही है उसकी दिशा और आपने धारा की दिशा दोनों सेम है, तो वोल्टेज कैसे लेते हो, नेगेटिव। वोल्टेज नेगेटिव लेते हो तो यहां पर चिन्ह कैसा लगाओगे, ऋणात्मक। अब समझ में आया ना मैंने ये क्यों लिखा है। इसी प्रकार आगे देखो, यहां से देखते हैं, इस वाले पार्ट में IG धारा आ रही है, हमें तो वोल्टेज लिखना है, V बराबर क्या होता है, IR। अब इस वाले पार्ट में देखोगे तो I के स्थान पर कौन सी धारा है, IG धारा है। कौन सी धारा है, IG। तो मैंने IG लिख दिया। R प्रतिरोध, प्रतिरोध का कार्य कौन कर रहा है, तो G यहां पर क्या कर रहा है, प्रतिरोध का कार्य कर रहा है। तो IG और G हो गया वोल्टेज। अब बताओ साइन कैसे आएगा, चिन्ह ध्यान दो। ये तो है प्रतिरोध, प्रतिरोध में धारा की दिशा, और आपने जो धारा की दिशा मानी है क्या दोनों एक ही दिशा में हैं, तो देखो दोनों एक ही दिशा है। प्रतिरोध में IG धारा जा रही है, वो आपने धारा की दिशा मानी है वो दोनों एक ही दिशा में है, और जब दोनों एक ही दिशा में होती है तो आप ऋणात्मक चिन्ह लगाते हो, तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब समझ में आया ना असली कॉन्सेप्ट। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए आप देखो तो हमें तो वोल्टेज निकालना है, तो V बराबर IR। तो धारा इस वाले पार्ट में धारा कौन सी है, तो I2 धारा है। धारा कौन सी है, I2। तो यहां पर I2 लिख दिया। IR प्रतिरोध, यहां पर प्रतिरोध का नाम क्या है, तो R, तो मैंने R का R लिख दिया। अब बताओ चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का साइन आएगा। ध्यान दो, आपने जो धारा मानी है, इस वाले लूप में आप धारा मानते हो अंदर वाले में, और परिपथ में जो धारा बह रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बह ही रही है। तो आपने जो धारा की दिशा मानी है वो तो है इस प्रकार, देखो इस प्रकार रेड वाले में देख लो,
और प्रतिरोध में धारा है इस प्रकार। दोनों देखो, दोनों की दोनों विपरीत है, और जब दोनों विपरीत होती है, प्रतिरोध में धारा और आपने जो धारा की दिशा मानी है दोनों विपरीत है, तो साइन लगेगा प्लस का। तो यहां पर प्लस इक्वल टू क्या होगा, कुल वोल्टताओं का योग क्या होता है, शून्य। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार वोल्टताओं का कुल योग क्या होगा, शून्य। ये आ गया समीकरण 1, ये आ गया हमारे समीकरण 1। इसी प्रकार आपको दूसरा समीकरण बनाना है। ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया है। अब दूसरा समीकरण इस वाले लूप से प्राप्त करेंगे। ये आप सोल्व करके बताओ मेरे को। पहले स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें तो वोल्टताओं का योग शून्य करना है ना, तो V के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर है IR, यही फॉर्मूला है ना। तो I का मान क्या है, I1 माइनस IG। I1 माइनस IG कैसे आया, याद तो है ना। I1 धारा यहां से आई, IG इधर चली गई, तो I1 माइनस IG, यानी कि I1 माइनस IG धारा आई। IR प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है Q, तो यहां पर प्रतिरोध लिख दिया Q। IR हो गया, प्रतिरोध Q नाम है तो Q लिख दिया, I लिख दिया, R लिख दिया। अब बात आती है चिन्ह की, बताओ इसमें चिन्ह क्या होगा, दिमाग लगाओ। प्रतिरोध में जो धारा की दिशा वो तो ये है, प्रतिरोध में धारा है वो इस प्रकार बह रही है। आपके धारा की दिशा जो मानी है आपने वो भी इस दिशा में है, और जब दोनों एक ही दिशा में होती है तो साइन कैसा लगाते हो, माइनस का साइन लगाते हो। तो यहां पर चिन्ह कैसा लगाऊं, माइनस का। समझ में आया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट में हमें तो वोल्टेज लिखना है, V बराबर फॉर्मूला होता है IR। तो I का मान क्या लिखोगे, इस वाले पार्ट में I क्या है, I2 प्लस IG। I क्या है, I2 प्लस IG। I2 प्लस IG कैसे आया, I2 तो इधर से आई है और IG इधर से आई है, तो संधि बिंदु पर I2 प्लस IG हो गई है, दोनों की दोनों जुड़ गई, तो I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, ये तो धारा हुई है। यहां पर प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध है S, तो प्रतिरोध लिख दिया S। अब बताओ इस वाले पार्ट में मैं साइन कैसा लगाऊं, प्लस का लगाऊं या माइनस का लगाऊं, बताओ, याद करके बताओ। तो ध्यान दो, इस वाले लूप में आप देखोगे तो देखो, आपने जो मानी है वो धारा की दिशा इस प्रकार है, और जो लूप में जो धारा है, परिपथ में प्रतिरोध में जो धारा है वो है इस प्रकार। तो दोनों की दोनों क्या हो गई, विपरीत हो गई। विपरीत हो जाए तो चिन्ह कैसा लेते हैं, प्लस का। तो यहां पर चिन्ह कैसा लगेगा, प्लस का। दोनों विपरीत है तो हम क्या करें, प्लस का साइन लगा दिया। इसी प्रकार एक ये वाला पार्ट और बच गया हमारे पास। जितने प्रतिरोध लगे हैं वहां तक आपको कंप्लीट लूप में जाना है। इस बार हमने ये वाला लूप लिया ना, इस बार लूप कौन सा लिया है, पहले लूप लिया था ABD, इस बार लिया है BC और D लूप लिया है। तो इसमें देखो, इस वाले पार्ट में वोल्टेज का योग शून्य करना है। V बराबर होता है IR, हमें I का मान भी चाहिए, R का मान भी चाहिए। I का मान तो देखो इस वाले पार्ट में है IG, तो लिख दिया हमने IG, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रतिरोध तो इस वाले पार्ट में G है ना, वही आपका प्रतिरोध का कार्य करता है, तो यहां पर I लिख दिया और R के स्थान पर G था तो G लिख दिया। अब साइन बताओ कैसा लगाऊं। आप ध्यान से देखोगे तो जो लूप में धारा है वो तो है इस दिशा में। लूप में धारा कैसी है, लूप में धारा है इस प्रकार, जो आपने मानी है वो, आपने जो धारा की दिशा मानी है वो तो इस प्रकार है, और इस प्रतिरोध में जो धारा है वो किस प्रकार है, तो वो आप देख रहे होंगे, देखो इस प्रकार है, इस प्रकार। दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में होती है तो हम लगाते हैं प्लस का साइन। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, और कुल वोल्टताओं का योग होता है 0। ये हो गया समीकरण 2। क्या प्यारे बच्चों, दोनों समीकरण आपको निकालना
समझ में आया? एक बार फिर से प्रैक्टिस करोगे ना, आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और अदरवाइज इस डेरिवेशन को आपको रटना पड़ता है, लेकिन ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रख लोगे और 1-2 बार वीडियो को वापस देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। अब संतुलन की अवस्था क्या होती है? तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, IG का मान है वो शून्य हो जाता है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो शून्य हो जाता है, यानी कि IG बराबर आपको शून्य करना है संतुलन की अवस्था में। तो सेतु में शून्य विक्षेप कब होगा, जब ये जो व्हाइटस्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में होगा। शून्य विक्षेप होगा गैल्वेनोमीटर में, तभी तो व्हाइटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। तो शून्य विक्षेप के लिए हमें ऐसा ही पूछा, देखो क्वेश्चन में, शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध प्राप्त करना है। तो शून्य विक्षेप तभी होगा जब संतुलन की अवस्था होगी। तो IG बराबर 0 कर दो। IG का मान इस वाले समीकरण में भी 0 कर दो और इस वाले समीकरण में भी 0 कर दो। देखो क्या समीकरण आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर IG का मान 0 करोगे तो ये वाला पूरा पार्ट शून्य हो जाएगा। ये देखो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो समीकरण क्या आएगा, माइनस का I1P और प्लस का I2R बराबर 0। इसी प्रकार इस वाले पार्ट में IG 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी पार्ट लिख दो। माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे। I1Q प्लस I2S और IG का मान शून्य करोगे तो ये वाला पूरा पार्ट भी शून्य हो जाएगा। ये वाला पार्ट 0, ये भी 0 और ये भी 0। आपके समीकरण क्या प्राप्त हो गया, आपको समीकरण है ये प्राप्त हो गया। अब पहले वाले जो समीकरण है उसमें दूसरे वाले का भाग लगा दो। हमने एक समीकरण 2 समीकरण मान लिया है, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3 और इसे मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 3 में भाग लगाओ 4 का। 3 में 4 का भाग लगाओगे तो आप देखोगे पहले तो जो प्लस का साइन है ये वाला पार्ट है, इसको इधर भेज दो तो क्या आएगा, I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। अब माइनस मैंने हटाया क्यों, क्योंकि इसका पक्षांतरण करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, आएगा क्या, P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। ये होता है संतुलन की अवस्था में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध, P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। यदि आपको S का मान निकालना है अज्ञात प्रतिरोध का, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो RQ बट्टा P। तो आपको ये जो संबंध है, ये जो प्रतिबंध है, वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। यहाँ पर IG का मान शून्य क्यों किया, क्योंकि शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध प्राप्त करना था। क्या करना था, शून्य विक्षेप के लिए हमें प्रतिबंध प्राप्त करना था। ये कब है, शून्य विक्षेप के लिए, शून्य विक्षेप के लिए IG 0 हो जाता है। आई थिंक आपको कंप्लीट डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, धर्माराम फिजिक्स नाम से ये टेलीग्राम चैनल है।